बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन हमेशा की तरह दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा। जब आप तिलावत कुरान पाक से आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारे दिन भर की रूटीन बहुत खूबसूरत हो जाती है। और कोशिश किया करें कि मामलात ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ। जब आप उनमें बेहतरी ले आएंगे, आप लोगों के साथ अच्छे सलूक रखेंगे, हुस्न सलूक के साथ पेश आएंगे, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में काफ़ी इत्मीनान जो है वो आप महसूस करेंगे। तो अदम बर्दाश्त हमें देखने को मिलता है, तो उससे ज़रा आप इज्तनाब करें, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, बर्दाश्त के साथ आप अपने मामलाती ज़िंदगी को लेकर चलने की। अब हम आते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। किसी भी अगर हम कौम की तरक्की की बात करते हैं तो उसका जो दारोमदार है वो सिर्फ मईशत या वसाइल पर नहीं होता और ना ही समझा जा सकता है, बल्कि देखें तो उसके सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझा जाता है वो है हमारा तालीमी निज़ाम, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही तालीम वो बुनियाद है या वो मकसद जो एजुकेशन का होना चाहिए था वो हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि अफराद की हम तो सुनते थे कि तालीम का बुनियादी मकसद जो एक फ़र्द है उसकी शख्सियत को वो बनाता है, संवारता है, एक मजबूत, एक बाशऊर, एक ज़िम्मेदार जो है वो कहे तो मुआशरे की तश्कील भी यकीनी बनाई जा सकती है इल्म के ज़रिए, तालीम के ज़रिए। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यही सवाल होगा कि क्या हमारा मुआशरा जो इस वक्त मौजूदा तालीमी निज़ाम है क्या वाकई कौमी मुफाद के मुताबिक है या सिर्फ़ और सिर्फ हम डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, नंबरों की दौड़ में हम लगे हुए। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानते हैं कि तालीम किस तरह से कौमी तरक्की, हमारी मईशत, हमारे जो समाजी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, कैसे उसको मुतासिर कर रही है और ख़ासकर कहाँ पे हमें जो है वो मज़ीद इनोवेशन की या मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे क्योंकि देखिए जो वक्त है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, वो किसी के लिए रुक नहीं रहा। नित नई चीज़ें हमारे सामने आ रही है। तो हमने हमारी नई नस्ल को, हमारे नौजवान जो है बच्चे, उनके लिए सिर्फ नौकरियां हमने क्रिएट नहीं करनी या नौकरियां बनाने वाला हमने उन्हें एक नौकरी करने वाली मशीन हमने नहीं बनानी, बल्कि हमने कौम की क़यादत को भी तैयार करना है। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चों के पास डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अच्छी क़यादत बनने के लिए तैयार हैं? क्या तालीम हमारी जो वो डिग्रियाँ ले रहे हैं, जो वो इल्म हासिल कर रहे हैं, क्या वो उन्हें इस लिहाज से तैयार कर रहे हैं कि कल को वो इस कौम की, इस मुल्क की वो भाग दौड़ जो है वो संभाल सकते हैं? क्या वो अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या इस हवाले से ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त राइट नाउ, क्या वो इन बच्चों को, इस नई नस्ल को तैयार किया हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम कहते हैं ना, अगर एक जर्नल से एग्जाम्पल दूँ कि इतने सालों से वही कुछ, अगर मैं पॉलिटिकल एग्जाम्पल दूँ, वही कुछ पार्टी जो है वो चलती आ रही है, नई क़यादत क्यों नहीं आ रही? तो नई क़यादत तभी आएगी जब आप उससे रेलिवेंट एजुकेशन सिस्टम अपना लेकर आएंगे। तो आइए ज़रा डिटेल पे इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा काज़मी साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। बताइए क्या कैसे देख रही हैं इस वक्त आप हमारे तालीमी निज़ाम को, एजुकेशन सिस्टम को? क्या वो कौमी तरक्की के लिए, इस मईशत के लिए या एक नई क़यादत को तैयार करने के लिए काफ़ी है? अच्छा बेटे, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे वाया जूम कॉल ज्वाइन करने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं बेटे अपना मुख्तसर सा तारुफ एज अ माहिर तालीम करवाऊँ, मैं आपको ये बता दूं बेटे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट एन एजुकेशनिस्ट। ऑलराइट, फॉर पास्ट 30 पिछले सालों से मैं एक माहिर तालीम जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस हाँ, अगर 30 बरस गुजर जाए बेटे। कैन आई नो योर गुड नेम? महविश चौधरी। महविश, हम ये कह सकते हैं कि 30 साल हो ही जाता है आपका। जिंदगी का पीएचडी तो हो ही गया है, मगर और किसी भी चीज पे रोशनी डालने के लिए, उसको समझने के लिए, उस फील्ड में काम करना जरूरी है। मैं आपकी बात को सुन रही थी, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ कि हम बच्चों को तालीम देकर क्या डिग्री के लिए तैयार कर रहे हैं या जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर आपने दूसरे हिस्से में ये भी बात की बेटे कि बहुत हमें एक ऐसी रवा रेस नजर आती है, एक दौड़ लगी हुई है जी, हार और जीत की, ग्रेड्स की।
मगर उसमें इल्म कहाँ कहीं गुम हो गया है, इल्म कहीं रह गया है। और अगर हम इल्म को देखना चाहें तो क्या इल्म जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी की ऊंच नीच समझने के लिए जरूरी है, या सिर्फ अच्छी मुलाजमत पाने के लिए? बहुत ही बेहतरीन मौजू है। इस पर गुफ्तगू करना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो माविश मैं आपको बता दूं, 2.5 करोड़ बच्चा तो पाकिस्तान में स्कूलों की शक्ल भी नहीं देख सका। बिल्कुल ये ऐसे ही है। इतना बड़ा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोले। जी, इतना बड़ा अलार्मिंग नंबर है। सबसे पहले तो ये एक सवालिया निशान है बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर, कि अगर हम अपनी आवाम में इसमें भी तबकाती फर्क के जरिए ही चल रहे हैं और गरीब के लिए तालीम एक लग्जरी है, मुयस्सर ही नहीं है, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? ये डायरेक्शन तो हमने खुद ही समझ लेनी है, अब इसको देख लेना है, ठीक है ना? कि अगर तो आप ये समझे कि पाकिस्तान में तालीम एक सहूलत है, एक शहरी के लिए सहूलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। तालीम हमारे मुल्क में एक लग्जरी है, ठीक है? फिर उस लग्जरी की भी इकसाम है। आप कितने पैसे वाले हैं, कितनी ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, सुबह के स्कूल के बाद शाम में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर बेशुमार बेटे माविश फिल्में भी बन चुकी हैं, और वो तमाम फिल्में मुझे बड़ी पसंद है। चाहे वो हमारे बिरादर मुल्क ने इस टॉपिक को कवर किया है या हमने खुद किया है, हमने खुद ही इस बात को बड़े जामे तरीके से वाजे कर दिया है कि तालीम हमारे मुल्क में इल्म का जरिया नहीं है, मगर वो सिर्फ एक डिग्री को पा लेने के लिए एक दौड़ लगी है। ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कितने सारे लोग मुझसे बहस करते हैं कि आप ये कहती हैं कि इल्म तो अपनी जात को निखारने के लिए लिया जाता है, ये तो फिलोसॉफिकल और बेकार बातें। नहीं, ये बेकार बात नहीं है। अगर आप हैं अब हम अपने पाकिस्तान में लोगों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब चले, क्योंकि मेरे पास महारतें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो मैं यहीं से शुरुआत करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप देखिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आती हैं, बच्चियां, ठीक है, और वो कहती हैं हमने टीचिंग करनी है। तो मैं कहा, तो फिर आपने मेडिकल की मतलब इतनी महंगी तालीम हासिल की है, तो वो साथ ही कहती हैं कि हमें इस बात की इजाजत नहीं है। हमें इस बात की इजाजत है कि हम यहाँ पर आए और बच्चे भी हमारे साथ आए और हम कोई ऐसा काम करें कि उनके साथ ही हम घर चले जाएं। अब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि इसमें टैबूज की तरफ हम चले जाएं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हम एक बात ये डिस्कशन कर रहे हैं, डिग्री को लेना, डिग्री को जाया देना, इस डिग्री की उन्हें ख्वाहिश है, वो खुद क्या करना चाहते हैं। आयशा साहब, ये सिचुएशन इस वक्त बाकी हमें राइट नाउ सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि डिग्री हमारी कोई और होती है, हम किसी और, लेकिन काम हम किसी और शोबे में करना चाह रहे होते हैं। तो ये तजाद भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है ये हम जानते हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये एक इशू भी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है कि डिग्री कोई और हो रही है, नौकरी कोई और हो रही है, करना हम कुछ और चाहते हैं, करने हम कुछ और लग जाते हैं। तो इस हवाले से भी जरा इन डिटेल जान लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, तालीम और कौमी मफाद, बहुत ही अहम टॉपिक है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं। साहू काकू जो दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए जरा देखते हैं कि किस तरह के कौन से मसाइल जो है वो दरपेश है। जी, जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदारा इस चक के बारे में सोचा जाए। हुकूमती अहकामात की रोशनी में हर गांव को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का मिशन चक नंबर 35 KB की हदूद में दाखिल होते ही दम तोड़ता दिखाई देता है। यहाँ के बासी आज के जदीद दौर में भी शिकस्ता सड़कों पर सफर करने पर मजबूर हैं, जहाँ मामूली बारिश गलियों को किसी दलदल में बदल देती है और शहरियों का अपने घर से निकलना मुहाल हो जाता है। अवामी फलाह के लिए नस्ब किया गया फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जो महज चंद दिन फहाल रहने के बाद अरसा दराज से नकारा पड़ा है और अब यहाँ के मकीन मुजरे सेहत पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। अरबाब अख्तियार की इस बेहिसी ने शहरियों को ज़हनी और जिस्मानी कुर्ब में मुब्तला कर रखा है। ਚੱਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੂ ਚਲਾਵਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, परेशानी बन जाती है। वाटर प्लांट जड़ा है इस गांव का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है और जरासीम वाला पानी है, लिहाजा वाटर सप्लाई गवर्नमेंट ने लगाई थी लेकिन तवज्जो नहीं कोई कर रहा। वाटर सप्लाई भी बंद है, बहुत मुश्किलात ने सड़कों दियां भी वाटर सप्लाई दी भी। अहले इलाका का मजीद कहना है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए बरसों से पुकार रहे हैं मगर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इनके मुताबिक मिसाली गांव का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब उनके रास्ते पुख्ता होंगे और इन्हें पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर आएगा। आज के जदीद दौर में भी इनका कोई पुरसानी हाल नहीं, क्या करें कहाँ जाएं। इस चक के बासियों ने हुकूमत पंजाब और खासतौर पर जिले इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि हमारे चक के बारे में भी सोचा जाए। आज के जदीद दौर में भी पत्थर की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदारा इस चक के बारे में सोचा जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, सच टीवी साउ का बुरे वाला। वेलकम बैक नाज़रीन। देखिए वाकई ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए आपको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो जहाँ हमारी आवाम को इतने मसाइल हैं तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन इश्यूज़ पे ज़रूर फोकस करें और जल्द से जल्द इनका हल निकालें। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, तालीम और कौमी मफाद पे हम बात करें। आयशा साहबा हमारे साथ है। आयशा साहबा ज़रा बताइएगा कि तालीम जो है कहते हैं इंसान की शख्सियत को निखारती है, उसकी किरदार साजी जो है वो करती है, एक बेहतर क़यादत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ तालीम को बिजनेस के साथ या नौकरी के साथ या रोजगार के साथ हमने जोड़ दिया हुआ है। इसमें किसका आप समझते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने प्ले नहीं किया? क्या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी बात की जाए, पेरेंटिंग की बात की जाए, या फिर हमारे जो टीचर्स हैं? आप इस हवाले से क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा देखिए, जैसे माविश मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे मुल्क में तालीम, जैसे सड़कें, साफ पानी, साफ रहने का घर, ये तमाम चीजें भी हमारे, बेशक अभी तो आपने एक ये फुटेज हमें दिखाया, गांव की बात हो रही है, लेकिन शहरों में भी बेशुमार ऐसे छोटे छोटे टाउन, कस्बे हैं जहां बुनियादी सहूलियात लोगों तक मैसर है ही नहीं और गुर्बत की लकीर से नीचे हम लोगों को कहीं कंसिडर किया जाता है एज अ नेशन, एज अ कंट्री। तो ये तो बुनियादी वजह हो गई इस चीज की कि लोग तालीम को इल्म नहीं बल्कि कुछ रोजगार कमा लेने का जरिया समझते हैं कि अच्छा भाई ये पढ़ लोगे तो कितना कमा लोगे, वो पढ़ लोगे तो कितना कमा लोगे। हर इंसान आज से 20 से 30 साल, करीब 35 साल पहले लड़की है तो हम कहते थे भाई बड़ी होकर डॉक्टर बन जाना, लड़का है तो इंजीनियर बन जाना। अब एआई के जमाने में जैसे माविश ट्रेंडिंग चेंज हो रही है, तो इससे देखें, अब आप अपने इर्द गिर्द निगाह डालें। एक वक्त ऐसा था, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, किसी भी हुनर को अहमियत दी जाती थी। जैसे कोई भी ऐसा स्किल, जैसे या कैलीग्राफी है या वुड कार्विंग है, या फिर आप ले लें कि बच्चे कोई क्ले से चीजें बनाने का शौक रखते हैं, कोई शौक रखना जो कि रील बनाने या डिजिटल से हटके होता था, तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसे वक्त में दाखिल होते जा रहे हैं जहां हर चीज को लोग सिर्फ 30 सेकंड या 90 सेकंड तक देखना चाहते हैं। इससे भी कम, 30 सेकंड भी ज्यादा है, अब तो इससे भी कम हो गया जी। तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे जिंदगी की, रोजमर्रा जिंदगी के मामलात पर भी बहुत बुरी तरह से हुआ है। हर इंसान, देखिए पहले तो मैंने आपको इस बात की वजाहत कर दी कि गुर्बत की वजह से लोग इल्म के लिए नहीं हासिल करना चाहते, इल्म कमाई के लिए हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, लड़का है तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आईटी पढ़ोगे, आईटी तो इतने लोग पढ़ के बेकार फिर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम भी उसी रेस में शामिल हो जाओगे। अभी बच्चा 12-13 साल का होता है तो गिरदो नवाज से उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होता है कि जिंदगी में, स्कूल में इसलिए नहीं जाता कि मेरी एक ग्रिट है, एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है, जिंदगी एक इखलाकी तरीके से जी जाती है। वो ये सोचता है कि मैं स्कूल इसलिए जाता हूँ कि कल को मैंने भी पैसे कमाने हैं और अगर नहीं जाऊंगा तो नहीं कमा सकूंगा। जबकि मैं आपको एक सच बता दूं,
कि इन दोनों चीजों का आपस में ऐसा वास्ता अच्छा, जैसे हम नहीं इससे है। पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अभी देखें जी। तो हमने डिग्री कोई और ली हुई है, नौकरी हम जो है वो कोई और करनी है, जबकि देखें डिग्री लेना ये कोई आसान काम तो नहीं है, इतने सालों की मेहनत होती है। तो ये तजाद हमें क्यों देखने को मिल रहा है? क्या हमें पहले बच्चे का या बच्ची का इंटरेस्ट पता नहीं होता कि वो किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, उसी से रेलिवेंट डिग्री उसको दिलाई जाए? इसमें देखिए माविश, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे मुल्क में ना माविश 7 साल के बच्चे की भी पेरेंटिंग हो रही है, और अगर वालिदैन हैं तो 55 साल के बच्चे की भी पेरेंटिंग होती रहती है। आप ये अपने गिरदो नवाह में नजर दौड़ाएं जी। तो तरबियत करना या अपनी औलाद को खुद काबिल बनाना एक चीज है, उसके तमाम मामलात को इन्फ्लुएंस करके चलना एक और बात है। और ज्यादातर बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसा है जी। जिसमें ये फैसला कि बच्चा क्या पढ़ेगा वालिदैन खुद ही कर लेते हैं। मैं जब छोटा था मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन सका। बेटा तो तुम बन मेरा के बच्चा दिखाना। बनेगा। उस गरीब को अगर फाइन आर्ट्स का शौक है तो उसको डंडे भी पड़ेंगे, थप्पड़ भी पड़ेंगे कि क्या ये रंग करके क्या करोगे, रंग करके भूखे मर जाओगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ भूखे मरने की जो खौफ है ना आम आदमी को, मैं इस वक्त बात नहीं कर रही एलीट क्लास की, आम आदमी या दरमियाना तबका या उससे भी जो थोड़ा सा लो लेवल है, उनको यही एक परेशानी है कि कोई ऐसी चीज, वो पहले भी मैंने कई मर्तबा अभी प्रोग्राम में ही आपके कहा कि दोनों चीजों की वाबस्तगी हमने इस तरह से देखी है कि डिग्री वो हो जिससे कि आप कमाई अच्छी कर लें। अच्छा, अब डिग्री और डिग्री की भी एक दुकान लगी हुई है कि अगर आप ये और ये और ये कोर्सेज कर लेंगे तो इससे 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 आप इतने ज्यादा पैसे कमा लेंगे, इससे 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 आप यहाँ पहुंच जाएंगे, फला 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 कोर्स करके। देखिए स्कूलों के बाहर अब एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है कि एकेडमी से पढ़ना लाजिम व मलजूम है बच्चे के लिए। अगर वो एकेडमी नहीं जाएगा तो उसे एक नॉर्मल बच्चा ही तस्वुर नहीं किया जा सकता। और उसके ग्रेड्स, हम हर चीज में सिर्फ ग्रेड्स के लिए कोशिश करते हैं। तो जब हम अगर सिर्फ ग्रेड्स की ही कोशिश कर रहे हैं तो फिर इखलाकियात, हुनर, रंग की तारीफ करना, शायरी करना, ये तो सारे नॉन टेंजिबल्स में आ गए ना। और हमें ये हो गया कि भाई ये खुराफात है, ये फिलॉसफी है, ये बेकार बातें हैं। लेकिन अगर आप देखें, देखिए एक तो माविश हमें ये समझना होगा मुल्क और कौम का क्या फर्क होता है। कौमें कसर और कसरा के जमानों से चली आ रही हैं, और कौमें वो कौमें हैं जिन्होंने वो इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए या जिन्होंने वो चीजें तख्लीक की जो कि आज भी इंसान को वर्ता हैरत में डाल देती हैं। जो तकनीकी अमल है माविश, उसके लिए बच्चे के जहन का इंडिपेंडेंट होना, मेटाकॉग्निशन का वो माहौल जिसमें कि वो खुद भी कुछ सोच सके, खुद भी कोई फैसला कर सके, खुद भी अपने लिए कुछ बता सके। हम आजकल ऐसे बच्चे को बदतमीज कहते हैं, हम उसे कहते हैं बहुत बदतमीज है, हमारी बात नहीं सुन रहा, अपनी मनमानी कर रहा है। देखें, एक बच्चा जब 14 या 15 साल का होता है तो वो एक मुकम्मल शख्सियत बन जाता है। हमें बहन को अपनी तलाश उसमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि भाई हम तो अपने उसके अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी हम नहीं लेने देते। आयशा साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम मजीद बात करते हैं। ये जो हमें प्राइवेट और सरकारी जो तालीमी निज़ाम है इसमें भी जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इस पर भी आगे चल के बात करते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिए। अभी हम स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखा रहे थे जिसमें जो चीनी कंपनी है, उन्होंने 22,000 से ज्यादा ड्रोन जो है वो एक साथ, उसका एक बड़े खूबसूरती के साथ एक मुजाहरा जो है वो दिखाया गया, एक साथ उनको उड़ाया गया और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स उन्होंने जो है वो आसमान पे दिखाई। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, हुनर आप रखते हैं तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो हम जो हमारे इस तरह के मुमालिक हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो अपनी जो अपना इल्म है, अपना नॉलेज है या अपनी स्किल्स हैं, किस तरह से उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। हम क्यों हमारे पास भी वो देखें, एक नौजवानों की अगर हम तादाद देखते हैं अपनी यूथ की, तो एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है, काबिल है, पढ़े लिखे हैं। तो फिर क्यों एक लफ्ज हमें ये भी सुनने को मिलता है कि डिग्री मौजूद है लेकिन बेरोजगार फिर रहे हैं, क्यों? जी जी, देखिए माविश, अगर हम अपने इर्द गिर्द के, अपने नक्शे के इर्द गिर्द के बिरादर ममालिक की तरफ नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि अगर उनकी तारीख को सामने मद्देनजर रखा जाए तो एक हदीस में भी हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
चाइना का जिक्र किया और कहा कि इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें उसके लिए चीन भी जाना पड़े। तो वो कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, वो लोग कितना इल्म रखते हैं, कितनी चीजें जानते हैं, उसके बारे में तो कोई शक शुबा है ही नहीं। और कितने वो मेहनती लोग हैं। अगर देखा जाए तो वो हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन अपने फोकस की वजह से जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कौम और मुल्क दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम अगर इसकी, अब ये एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी है, इसके लिए हम कभी माविश दोबारा प्रोग्राम करेंगे। कौमें वो होती हैं जो नजरियाती तौर पर एक ही सफे पर होती हैं, उनका नजरिया एक ही होता है। वहाँ वो कोई गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, नजरियाती तौर पर वो अपने हुदूद दरबे में जिसमें वो रहते हैं उनका नजरिया एक होता है, ठीक है ना, तो वो एक कौम होते हैं। अब मुल्क में बहुत सारी जगहों से आकर बसे हुए लोग बहुत सारे मुख्तलिफ ख्यालात के साथ अपनी अपनी डायरेक्शन में रह रहे हैं, लेकिन वो एक मुल्क को शेयर करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हाँ, हम अपने बरादर ममालिक से बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आज के तुर्की को तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप तुर्की की हिस्ट्री को अपने सामने रखें तो वो जो खिलाफत उस्मानिया थी उसकी तमाम इक़्तिदार को आप देखें तो किस तरह उन्होंने आधी दुनिया को, एक वक्त में आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो खिलाफत उस्मानिया के झंडे तले थी। और क्या उनके इक़्तिदार थे? सबसे बेहतरीन चीज उनका हुनर और उनकी मेहनत। लोग बेतहाशा मेहनती, बेतहाशा। हम ये कहते हैं कि हमें सिफारिश 2 नंबर का छोटा रास्ता, चाहे कोई क्रैश कोर्स करा दे, मुझे साल में डिग्री जाए, कहीं से जाली डिग्री का पता करो, मैं ये करूं बगैर कुछ पालूं, हम इन रास्तों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और एक बड़े नंबर ऑफ लोगों का, ये मैं नहीं कह रही नौजवान का, बूढ़े बच्चे सबका फोकस ज्यादा किसी न किसी छोटे रास्ते पर जब होगा तो कौम के तरक्की करने की इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। बड़ी खूब ये आपने बात कही। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि हमें यहाँ पे 2 सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक हम देखें तो गवर्नमेंट हमारे जो तालीमी निज़ाम है। अब इन दोनों का जो इसमें सिलेबस की बात करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो फर्क है ये हमारी कौमी यकजहती पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? देखिए, इस वक्त तो बड़ी कोशिश की गई है माविश पिछले 5 सालों में कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम को आगे लाएं और देहात में बैठा हुआ बच्चा भी वही किताब पढ़ रहा हो जो शहर में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है। जब निसाब यकसा होगा तो तालीमात यकसा होंगी। इस पर कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन तो फिर हम बात वहीं आकर हमारी वो बंद गली में टक्कर लगती है कि आप प्राइवेटाइजेशन को देखें, सिर्फ तालीम का डिपार्टमेंट छोड़ दें, ठीक है। इस वक्त हमने पीआरयू को भी प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखें, सरकारी अस्पताल को देखें, वहां रवैये का फर्क देखें, अंदाज का फर्क देखें, तो मैं ये को नहीं बेजमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। देखें, जहां आपकी बेसिक जो एक तालीम के लिए सैलरी एक टीचर को मिल रही है वो बिलो द स्केल है और वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है अपनी बेसिक नीड्स के साथ, उसका ट्रेंड की होना या ये कहना कि भाई जो है बस पर्चे में लिखो और खत्म करो, तो वो बहुत लाजिम और मलजूम सी बात बन जाता है। फिर मुड़ के हम उसी बंद गली में आ जाते हैं कि अगर हम गुर्बत के मसाइल को हल करने की कोशिश करें और अपने मुल्क में तालीम को एक लग्जरी की जगह बुनियादी सहूलत की तरह फराहम करें तो फिर बहुत बेहतरी आएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात के प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, एक और चीज़ हमें बड़ी सुनने को मिलती है ब्रेन ड्रेन, जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो बैरून मुल्क तालीम के लिए जाते हैं, फिर वहीं पे वो अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लेते हैं, वहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या इससे भी जो पाकिस्तान के कौमी मुफाद है वो मुतासिर हो सकता है या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखें, एक आम बच्चा, एक आम शहरी जो बच्चा है वो सारा दिन क्या सुनता है, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी इस पे रोशनी डाली और ये बात की कि वो ये सुनता है यहाँ रखा ही क्या है,
भाई कामयाब हो जाओगे अगर बाहर चले जाओ बेटा, बस FSC तक यहाँ लगाओ, फिर उसके बाद हम अपनी जायदादें बेच के, जमीनें बेच के, बुल्ले अच्छा, उन्हें बेच के, लगता है घर कि बेच के लग्जरी तुम्हें लाइफ, बाहर एक भेजेंगे। अच्छी लाइफ हाँ, उनको वहीं मिल सकती है, यहाँ तो कुछ रखे नहीं नहीं ये है, रहा ऐसा है माइंडसेट कर कि दिया गया। जब तक मैं किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाऊंगा तो हाँ, कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं नहीं है, हो तो फिर सकता, क्या वो पागल है कि वापस आएगा? वो कभी भी नहीं नहीं आएगा, आएगा वो ऐसा। आना भी नहीं चाहेगा जी। हाँ, अच्छा, अब मैं ये इवन कल एक जगह एक ऑफिस में थी, तो वहीं पे एक कोलीग है, उन्होंने बाहर जा रहा था, तो कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो वो मोहतरमा मुझसे भी पूछती हैं कि मैडम आप भी इंटरेस्टेड है, बड़े अच्छे हमारे पैकेज है। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मेरे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हमारा मकसद होता है स्टेबल होना, अच्छी लाइफ गुजारना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे भी गुजार रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, तो इसके लिए हमें वहां जाके दूसरे मुल्क दर दर ठोकरें खाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। यानी कि ऐसा माइंडसेट हमारा भी बन गया है और हम दूसरों का भी बना रहे हैं कि जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो तालीम हासिल करने के लिए, चाहे वो किसी नौकरी के लिए, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बड़े पढ़े लिखे लोगों से माविश बात कर रही होती हूँ तो मैं हैरान हो रही होती हूँ उनकी बातें सुनकर कि वो कहते हैं कि नहीं, वो जो वहां जाके बर्गर बेचना, घोड़े के टॉयलेट धोना, वो स्ट्रगल पीरियड है। अबे तुम्हारे मुल्क में एक यहाँ बात की जाए ना घर में कि आपने जो जिन बर्तनों में खाना खाया है, 2 गार्डन है, वहां जाके किसी का वॉशरूम धोए बगैर भी जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, गुजर रही देखिए है। मैडम, बात ये है ना कि यहाँ पे हम अपने इन्हीं बच्चों को या इन्हीं खातीन को या मर्दों को अगर हम कहना कि आप अपने घर का जो टॉयलेट है वो साफ कर ले, ये चले वो छोड़े जो जिन बर्तन में आपने खाना खाया वही धो ले, तो ये नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो सारी लग्जरीज उनको अपने पाकिस्तान में मिली है ना, उनकी कदर शायद उनको वहां आती है। लेकिन देखिए मैडम, हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, आपका पैगाम मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज दें, कोई एक एडवाइस तालीम के हवाले से आप कुछ कहना चाहें। जी, मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगी माविश कि हम बच्चों को ग्रेड और डिग्री के लिए तैयार ना करें, जिंदगी के लिए तैयार करने की कोशिश करें। तो स्कूलों में हुनर भी सिखाया जाए, किसी हुनर की तरफ राग़िब किया जाए, फिर उनके अंदर लीडरशिप आएगी। लीडरशिप कोई जादू नहीं है जो कि 16वीं जमात को पास करते ही वो लीडर बन जाएंगे, नहीं। वो आपकी 3 साल की उम्र से आपके घर में, आपके गिरदो नवा के माहौल में मौजूद होती है। अगर आप बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसका घरेलू कामकाज में कोई हिस्सेदारी डलवा रहे हैं, उसे जिम्मेदार बना रहे हैं, तभी वो लीडर भी बनेगा। और उसके पास बहुत शुक्रिया आयशा काज़मी साहिबा, प्रोफेसर आयशा काज़मी साहिबा हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली बच्चों की बात की जाए तो स्टार्टअप से ही उन्हें आप उनके काम उनसे करवाएं, छोटे छोटे डिसीजन जो है वो उनसे करवाना शुरू करें, तभी जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि तालीम के अंदर उन्होंने किस तरह से आगे अपने आप को बूस्ट करना है और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उन्होंने खुद को लेके चलना है। जब वो खुद कामयाब होंगे, डिसीजन ले सकते होंगे, तभी वो अपने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुआशरे के लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। टॉपिक बताने से पहले आपको हम लेकर चलते हैं ओवरटेक्सिंग। आप क्यों लेकर जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। लोड शेडिंग का मामला है और ऑब्वियसली लोड शेडिंग हर जगह पे हो रही है, सिर्फ ओवरटेक्सिंग में नहीं, लेकिन वहाँ के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए ज़रा देख लेते हैं। ओवरटेक्सिंग में बढ़ती हुई गर्मी और बिजली की तवील बंदिश ने मामूलाते जिंदगी को मुतासर कर दिया है। शहरी शदीद गर्मी से बचने के लिए मतबादल ज़राए की तलाश में मसरूफ हैं। ऐसे हालात में मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले देसी कूलर की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है। कारीगर कम लागत में कूलर तैयार करके मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। ये कूलर 7,000 से 15,000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने के बावजूद ये कूलर किसी हद तक ठंडक फराहम करते हैं। दूसरी जानब कारीगरों के मुताबिक तलब बढ़ने से इनके रोजगार में मजीद बेहतरी आई है। कूलर बना रहे हैं 12 वोल्ट दे, बिजली बंद होने की वजह तो मुश्किलात बहुत ज्यादा वा, आवाम भी परेशान आ ते इस करके 12 वोल्ट दे कूलर आवाम लैके जा रही है बार बार, ते बिजली बंद होने की वजह तो काफी तंगी आ, ते बिजली दे कूलर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। माहरीन के मुताबिक अगर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो देसी कूलर जैसे मतबादल ज़राए की मांग में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया है। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, ओवरटेक्सिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ऑब्वियसली अगर लोड शेडिंग हो तो मुश्किलात काफ़ी होती हैं, फिर गर्मी की शिद्दत में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसमें अगर बार बार बिजली जाएगी तो पहले ही लोग जो है वो गुस्से से भरे पड़े होते हैं, जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो गुस्सा भी फिर बढ़ जाता है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पे प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें, ज़रा लोड शेडिंग को कम करें या लोगों को कुछ इसका अल्टरनेट दे दे, सोलर की तरफ शिफ्ट करें, ताकि ये अगर बिजली जा भी रही है दिन में तो सोलर पे कहीं ना कहीं उनके एसी पंखे जो है वो ज़रूर चलते रहें। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सोसाइटी पर सोशल मीडिया के असरात, बहुत ही अहम तरीन ये टॉपिक है, क्योंकि आज के दौर की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया अब एक ऐप या हम कहें तो एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी सोच में, हमारे रवैयों का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। हम न्यूज़ की बात करते हैं, ख्यालात की बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं, सब कुछ जो है वो चंद सेकंड्स में जो है बदल जाता है, या चंद सेकंड में आप पूरी दुनिया तक वो तमाम तर चीज़ें जो है वो पहुंचा लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो तेज़ी से आज़ादी इजहार जो है हमारे मुआशरे को एक तरफ हम तो इसमें बढ़ावा दे रहे, दूसरी तरफ क्या हम देख रहे हैं इसमें बेहतरी आ रही है या कहीं ना कहीं बिगाड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत सारे हमारे पॉडकास्टर हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एक नया ट्रेंड, एक नया कल्चर जो है वो मुतारिफ तो कराया, लेकिन जो हम कहते हैं लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, लोगों को आज़ादी है, वहीं पे कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो मुआशरे की दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर रही हैं। तो ये सोशल मीडिया कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और कितने इसके जो है वो नेगेटिव असरात सोसाइटी पे आ रहे हैं, उसी पे हम बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, एक्टर भी हैं, और बहुत सारे जो हमने इन्फ्लुएंसर्स की बात की या पॉडकास्टर्स की बात की, उनके साथ बड़ा इनका करीबी का ताल्लुक है, तो ज़रा अच्छे से हम अंदर की बात भी जान सकेंगे। निदा अव्वल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? अल्लाह का बहुत शुक्र महविश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। निदा बताइएगा कि आप ख़ुद भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, ख़ुद भी आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है, अपने उसकी एक अप्रोच होती है। सोशल मीडिया को आप किस तरह से बतौर इन्फ्लुएंसर, बतौर मॉडल, बतौर वर्किंग लेडी या बतौर बेटी में अगर बोलूँ तो आप कैसे इसको समझ रही हैं कि क्या इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी में एक बड़े ख़तरनाक एक जहर की तरह रच बस गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सच सवेरा का, आपका ख़ास तौर से हमारी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये कि जो सोशल मीडिया है, सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है। हम कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी मामला करते हैं तो उसके अच्छे फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। ऑब्वियसली तो ये हमारी सोच है कि हम उसको लेके कैसे चलते हैं, हमारी तरबियत है कि हम उसमें परफॉर्म कैसे करते हैं। और वही चीज़ सामने वाला देखता है और उसी को ही सीखता है और उसके पास भी वही चीज़ पहुंचती है जो आपने दिखाई है। तो एक सादा और आसान अल्फाज में अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या सोशल मीडिया वाकई हमारे इस मुआशरे की आवाज़ बना हुआ है, या वी कैन से कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शोर शराबा बन के रह गया? अब तो खैर शोर शराबा हो गया। ठीक है, जब शुरुआत थी तो तब इसका जो एक क्या कहते हैं कि आप तब उसको किसी और तरह से देखते थे। फिर असल में इन्होंने अपनी एक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की। जैसे आप यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारे पास हर अच्छी चीज़ प्रोवाइडेड है अल्लाह के फजल से। अब हम कलर्स देख रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं, हम अच्छा टॉपिक कर रहे हैं, हमारा जो है विजन अच्छा है। इसी तरह उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी किया, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनकी वजह से ये सब बहुत मैस हो गया। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिस तरह का वो कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि आजकल एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बंद होती है तो किसी दूसरी तरफ से जो है वो आ जाती है, और सुनने को ये मिलता है कि वो ये सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ गया, उसके ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, भले नेगेटिव हो रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। तो ये बैक टू बैक इस तरह की जो हैपनिंग है, या इस तरह, ये मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें ये ड्रामा है, प्लान चीज़ें, स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब हाउस पॉसिबल अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, जब तक हमारी टीम ना चाहे वो चीज़ कभी भी वायरल नहीं की जा सकती, कभी भी उस चीज़ को आप बाहर नहीं, कंटेंट को कभी भी बाहर नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली ये फिर चीज़ें स्क्रिप्टेड हुई। तो ये जो हमारा कंटेंट है, ये मुआशरे पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, खासकर हमारी यूथ के ऊपर? नेगेटिविटी जिस तरह से तेज़ी से फैल रही है और उसमें हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद उनके पास हम तो एज एन आर्टिस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते हैं, उनके पास वो चीज़ें कम हैं
ٹیلنٹ کم ہے، Serious. بلکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ وہ ون نائٹ اوور نائٹ فیم ان کو مل جائے. اس کے لیے وہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نظر میں بھی رہیں، ان کے ویوز بھی بڑھیں، کیونکہ ان کی سوچ بڑی ایک ہی جگہ پہ اٹکی میٹر کے لوگ ان پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، دے آر ڈیڈ. ٹھیک ہے، ان کو نہیں فرق پڑتا. پھر انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ اسی قسم کے بیک گراؤنڈ سے بلانگ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، آپ کسی غلط قسم کے بیک گراؤنڈ سے لا کے اس کو بے شک جتنا مرضی اچھا پہنا دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی مینٹیلٹی ویسی رہے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم بعد میں آ جاتی ہے، تربیت پہلے آ جاتی ہے. کیونکہ وہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ اپنے پورے خاندان کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ آپ کی چال ڈھال ہر چیز سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ پھر چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں. یعنی پھر بھلے سوشل میڈیا یا یہ پلیٹ فارم کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ کی تربیت اچھی ہے، آپ کو ان چیزوں کا استعمال بتایا گیا یا آپ کو سوسائٹی میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، آپ کو یہ چیزیں نہیں بگاڑ سکتی انٹل انلیس آپ خود ایسا نہ چاہیں یا آپ کے بیک گراؤنڈ، آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے وہ شامل نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم کسی ڈیزائنر ویئر آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، ایسے ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ہر قسم کے کپڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری عوام جو اس قسم کی چیزیں لے کے سامنے آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سلیکشن اسی وارڈروب میں سے کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم بھی گئے تھے اور ہم نے اچھی چیز لی ہے. تو یہاں سے فرق پتہ چلتا ہے کہ اول تو ان کے پاس یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی غلط کام کے غلط نتائج ہیں. مجھے یاد آیا، سوری ٹو سے، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے نا ندا کہ اس میں نا ایک شاخ کے ساتھ 10 اور نکل آتی ہیں. اب پیسوں سے مجھے بات یاد آئی کہ کل ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ایسی نیوز سن رہی تھی. یہ جو ہمارے بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو لائیو بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا یہ لائیو اسٹریمنگ جو ہوتی ہے ڈفرینٹ سوشل اپلیکیشنز کے اوپر، اب ان کو وہاں پہ گفٹنگ ہوتی ہے. اب وہ جو گفٹنگ وہاں پہ آ کے کر رہا ہے، وہ نہ ان کا بھائی ہے، نہ ابا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو ایسی گفٹنگ کیوں کرے گا؟ یہ بڑا اچھا وہاں پہ جو انکشاف ہوا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، جب میں نے یہ چیز سنی میں نے کہا اگر ہماری بچیوں کو ذرا بھی سوچو، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اس پہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے. بریک کے بعد اس پہ ناظرین بات کرتے ہیں. صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دیا گیا ہے. ٹاپک کی طرف آتے نہیں تھا، میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا کی جہاں بات کریں، پیسوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے پیسے سوشل میڈیا کی طرف سے ان کو آتے کہاں ہیں. اب وہ جو لڑکیاں جن کو گفٹنگ ہو رہی تھی، جب دوبارہ سے گفٹنگ کی ڈیمانڈ انہوں نے کی، تو وہ جو گفٹرز تھے انہوں نے ایک غیر ضروری ایسی کہ نامناسب سی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی. جب وہ پوری نہیں کی ان لڑکیوں نے، اس سے پہلے وہ جو ان کی نامناسب سی ڈیمانڈز پوری کرتی رہی تھی تھرو ویڈیو، انہوں نے ان لڑکیوں کی، ان ٹک ٹاکرز کی، ان انفلوئنسرز کی وہ ویڈیوز لیک کر دی. مجھے اب بتائیے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اب ہماری نئی نسل کے اوپر، یا نوجوان بچیاں ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، ان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ اوبویسلی حلال کا پیسہ نہیں ہے؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے حلال کا پیسہ حلال کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارے جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں بہت سب سے پہلے تو اسلام سے دوری ہے، اور اس کے بعد آپ کی اپنی ذات، اپنے کردار سے دوری ہے، اور پھر اس کو آپ لے کے باقی سب کو پلیوٹ کریں مینٹلی طور پہ، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کئی ایسے لوگ بگڑ رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں جن کے جواب دہ آپ نہ صرف دنیا میں کیا، آپ آخرت میں بھی ہیں. یہ چیز اگر آپ سوچ کے اپنے ٹرینڈ سیٹنگ میں کوئی کمال کر سکتے ہیں، پھر تو آپ یہاں پہ بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی. لیکن جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں ان کو آپ نہ سمجھا سکتے ہیں. اچھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے؟ نہیں، آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے؟ نہیں، بحث بھی نہیں. اور ان کے لیے ایک دنیا کا وہ رخ ہی الگ ہے، وہ اس میں اسی طرح کا سوچتے ہیں، اسی قسم کا کام کرتے ہیں. ان کے سرکل میں بھی ویسے ہی لوگ ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا، آپ جیسے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، آپ کی صحبت بھی ویسی ہو جیسے آپ خود ہیں. تو کوشش اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اچھی صحبت کی کریں. اچھا، یہاں تک انفلوئنسرز کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، یا خود گائیڈ ہونا نہیں چاہتے، یا ایک انسٹنٹ فیم کی طرف یا انسٹنٹ منی کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا ہوا ہے. ہم اگر اپنے اینکرز کی بات کریں، اپنے کچھ صحافی برادری جو ہے، صحافیوں کی اگر میں بات کروں، جو نامور صحافی ہیں ہمارے، بڑے پرانے اینکرز ہیں ہمارے، ان کی طرف سے اب جو بیانیے آ رہے ہیں، جو جس طرح کے وہ سوالات کر رہے ہیں، خواہ وہ ٹی وی اسکرین کی بات کریں یا اپنے سوشل میڈیا کے لیے، پوڈ کاسٹ کے لیے وہ جس طرح کے بیانیے یا سوالات بنا رہے ہیں، ان میں جو ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی، ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ سمجھ سے باہر ہے. آپ اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اوبیسلی یہ پلانٹڈ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایسے نہیں خامخواہ ہو جاتی. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ باہر سے جب آپ کے گھر میں کوئی چوری چکاری ہوتی ہے تو گھر والا بھی شامل ہوتا ہے.
تو جب اتنے نامور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ وہ ناشکرا پن ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کو نام دیا، آپ کو ایک جگہ دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ بے مَن شک، تَشَاء، بے بے شک۔ شک اس میں کوئی شک نہیں تو ہے، جسے وہ پھر چاہے اللہ تو تعالیٰ دے، نے جسے آپ کو چاہے دے تو کہ وہ آزمایا ہے کہ اب آپ اس کا کیسے اس کے ساتھ جو ہے انصاف کرتے ہیں۔ ہیں۔ تو جب آپ اس قسم کی بیرا روی کا عزت شکار، بنانے کے لیے اتنے سال لگائے تھے، گوانے کے لیے ایک لمحہ کافی ایک لمحہ کافی ہے، تو جب یہ فرق ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی جگہ نہ صرف یہاں سے بلکہ وہاں سے بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی، پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور وہ ظاہر وہ کہتے ہیں نا عزت سب سے قیمتی دولت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آپ کو اچھے الفاظ سے کمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، کوئی برے الفاظ سے کرے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، تو کیا فائدہ ایسی شہرت کا جس میں آپ کو گالیاں پڑیں۔ ایگزیکٹلی، ہر شخص کے ہاتھ میں ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے جس میں آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنی مرضی سے وہ بول سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ کیا اس کو آپ اس دور کے اندر، موجودہ دور کی جو سچویشن ہے، اس پہ آپ اس کو خطرناک کنسیڈر کرتی ہیں؟ بے شک، یہ تو وہ زہر ہے جس کا پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ کس طرف نکل پڑے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ پوائزن جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بندہ سوچتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ پوائزن ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کو پلیئر مل رہا ہے، اور وہ شربت میں مکس کر کے پلایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے نا بس آپ ہر طرف سے ایگزیکٹلی ہر طرف سے یہ متاثر کر رہا ہے۔ فیک نیوز، مس انفارمیشن جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں کہ ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں، ہم فوراً سے چیزوں کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، فوراً سے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا فیک نیوز یا مس انفارمیشن اس لیے کہ اچھا میں کسی نہ کسی طریقے سے وائرل ہو جاؤں گا، یا مجھے لائکس، شیئر، ویوز جو ہیں وہ زیادہ مل جائیں گے۔ تو اس کانسیپٹ کا جو ایک نقصان سوسائٹی پہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو اس قسم کی نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف سوچتے ہی صرف اتنا ہے کہ میں کل ایسا کیا کام کروں کہ میں وائرل ہو جاؤں تاکہ میں نیکسٹ 4 دن خبروں میں رہوں، ٹھیک ہے؟ ان کی سوچ بہت محدود ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے کام، اپنے کردار کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، اگر وہ کریں تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خبروں میں نہ رہیں؟ اچھے لوگ بھی تو ہیں نا، اچھے کاموں کے تھرو بھی تو آپ رہ سکتے ہو بھائی، لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت شارٹ ٹائم میں نا آپ کو ہر جگہ پہ نیوز میں لے آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو اچھا اس میں جو ہے، اس میں اب کس کا جو ہے وہ میں کہوں کس کی غلطی، کس کا قصور ہے کہ پازیٹیوٹی کی بات کریں، اچھی چیز کی، اچھی نیوز کی بات کریں، اس کو اسپریڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی کی بات کریں، کوئی ایسا پروپیگنڈا، کوئی مس انفارمیشن، کوئی فیک نیوز، واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکنڈز میں جو ہے وہ اس طرح جنگل میں آگ کی طرح وہ پھیل جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو انسان سب سے پہلے خود ہوتا ہے، اپنی حرکتوں کا، سوچ کا، اپنی نیت کا، اپنے کام کا، اس کے ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 6 چیزیں اچھی مجھے دیں گی تو میں نے اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا ہے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں میرا قصور ہے کہ میں اس میں سلیکٹ کیا کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کریں، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں دے رہے، کوئی ایسا سبق آموز چیز وہ سامنے نہیں آ رہی جس سے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی، سوسائٹی کی کوئی کردار سازی، کوئی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہو۔ ایسی بھی ڈھنگی چیزیں ہیں جس سے انزائٹی، ڈپریشن ضرور سوسائٹی میں آ رہا ہوگا، لیکن کوئی اچھی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ ان کے اگر فالوورز کی بات کریں ملینز میں، تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں کہ ان کے پاس بھی عقل نہیں ہے۔ بس یہ میں تھوڑے دن پہلے کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، نام پتہ نہیں لینا چاہیے کہ نہیں، وہ جو بچی جس کا قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اس کے کتنے ملین فالوورز تھے، تو وہ جب G13 والا جو واقعہ تھا، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ جو گاڑی جس میں اس کی لاش کی، اس کے پیچھے کوئی ایک گاڑی بھی آپ نے دیکھی ہے؟ تو ان فالوورز کا کیا، ٹھیک ہے نا؟ فالوورز آپ کے اصل میں وہ ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ کے 4 پوچھنے والے آدمی بھی وہ خیریت سے چلی گئی، اور اس طرح کے کتنے واقعے۔ ایک تو یہ آپ نے وہ بچی کے مرڈر کی بات کی، اس کے علاوہ جو کراچی ایک واقعہ، ایک ماڈل جو اتنے مہینوں سے اپنے اپارٹمنٹ میں گل سڑ گئی تھی، بالکل ایسے ہی ہے، اس کے کسی قریبی نے بھی نہیں پوچھا، ایسے ہی جو اتنے اس کے انفلوئنسر جو فالوورز تھے انہوں نے نہیں پوچھا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور ہماری سینئر اداکارہ تھی، وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ میں اس طرح سے جو ہے وہ مردہ پائی گئی۔ بہت ساری ہیپننگز ہیں، تو وہ کہاں گئے آپ کے فالوورز؟ وہ یہی بات ہے نا جو آپ نے، وہ اس لیے کہتے ہیں جب آپ حق حلال کی کمائی کرتے ہیں نا تو برکت بھی اللہ تعالیٰ، فالوورز بھی وہ ریئل والے دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے پیچھے بھی آتے ہیں، آپ کے لیے اسٹینڈ بھی کرتے ہیں، آپ کا پوچھتے ہیں، آپ کے جنازے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا جو گیا ہے اس کے فالوور کتنے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، شکر الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے سوشل سرکل بڑا لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہم نے گیدرنگ نہیں رکھی ہوئی ہے، تو میرے پچھلے دنوں میں نے کچھ 24 گھنٹے یا
से ज़्यादा गुजर गए होंगे, मैंने कुछ स्टेटस अपडेट नहीं किया था, तो मेरे कुछ कोलीगी फ्रेंड्स, करीबी कुछ कोलीग्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने मैसेज किया कि महविश तुम ठीक तो हो, हाँ देखिए ये बात कि है ना, कोई तुम्हारा स्टेटस, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आ रहा होता रूटीन में है। आ तो एक्चुअली में फॉलोअर्स का मकसद ये होता है कि आपके पास ऐसे ऑथेंटिक फॉलोअर्स हो जो आपका हाल हवाल पूछते रहें, ना कि आपको आपके गलत बयानी में या गलत चीज़ों में आपको मजीद शर देते रहे। मजीद इस पे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर ब्रेक के बाद, साथ रहिए। आप देख रहे हैं सच सवेरा। हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, सोसाइटी पर सोशल मीडिया के असरात। ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीज़ों ने कुछ ज़्यादा सर उठा रखा है। निदा हमारे साथ है जिनसे हम बात करें। निदा, मुझे बताइएगा कि वायरल होने की दौड़ में हम अपने जो कंटेंट का मयार है उसको क्यों नहीं परखते कि ये सिर्फ मेरी ज़ात तक नहीं रहेगा, ठीक है मुझे वायरल होना है, ओके फाइन, लेकिन ये अब अगर इसको जब मैं पब्लिक करूँगा या करूँगी तो ये पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। उसमें बच्चे देख सकते हैं, उसमें ख़वातीन देख रही होंगी, घरेलू ख़वातीन होंगी, मर्द हज़रात होंगे, तो उनकी नफ्सियात पे इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या हम ये सोचना भूल गए? बेशक हम ये सोचना भूल गए, और अगर हम ये सोच रखते होते तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक नौबत पहुँचती। ठीक है, वो ये सोच भी भूल गए हैं। वो बस उनका मकसद सिर्फ ये है कि मैंने ऐसा क्या करना है कि मेरी जो है ना रेटिंग, मेरे व्यूज़ ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, मेरी रीचेस बढ़ सकें, मुझे उतने लोग अप्रोच करें, और मैं जो काम कर रही हूँ उसका कंटेंट उस फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब हमारे मकसद सिर्फ दो हैं, वायरल होना और पैसा। अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, फिलहाल ये हमारे पर्पज़ है, इसके अलावा और कोई अनफॉर्चुनेटली अफसोस होता है। ओए होए। तो आप नहीं समझती ये जो हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पॉडकास्टर हैं, इनके लिए कोई इखलाकियात या कुछ ऐसे कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसे टर्म्स कंडीशंस इनके सामने रखनी चाहिए कि उस पर रहते हुए आप काम करें? अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आप नहीं समझती ये चीज़ें अब लागू करनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यहाँ नहीं हो रही पाकिस्तान में। ठीक है, बाहर तो इतनी सख्ती है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे एक बच्चा कितना सिक्योर है बाहर। ठीक है, नेट कितना महंगा है वहाँ पे, रात 12 बजे के बाद यहाँ तो फ्री हो जाता है ना सब कुछ, तो वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी लॉक्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। बल्कि अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया कि पॉडकास्ट क्या, तो बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं कि भाई अब हमारा जो है ना खाना पीना ये सब चीज़ चलती इससे है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे सामने इंटरव्यूज आए थे इन्फ्लुएंसर्स के, जिन्होंने कहा कि हम अपने घर को चलाते हैं, बाप का ऑपरेशन करवाते हैं, भाई की शादी करनी है, अब तो इसलिए मैं टिकटॉक बनाती हूँ। अब देखें कितना पोल्यूटेड माइंड होगा उसका। ठीक है, कितने अच्छे काम हैं जो हो रहे हैं। ये भी आप कोई फ्रंट डेस्क ऑफिसर बन सकती थी आप किसी जगह पे, आप कोई और, आप में कोई हुनर, कोई स्किल तो होगा ना, कुछ तो अल्लाह ने आपको अक्ल दी होगी ना। ऐसे वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। तो जैसी नीयत होती है फिर आप उसी तरह के काम उनमें हाथ डालते हैं, आप सीखते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला खुद सामने ले आते हैं आपके। ठीक है, लेकिन जब हरकत में बरकत है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली अब जो अच्छे लोग हैं ना, वो इनकी वजह से ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए, हालांकि वो भी काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस सिचुएशन में, जहाँ पे नेगेटिविटी को इतना स्प्रेड किया जा रहा है, उस जगह पे पॉजिटिविटी को अपना रास्ता बनाना या अच्छी चीज़ को आगे लेके आना, बड़े चैलेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल में ये वो टाइम है जिसमें अगर अभी इसके ऊपर रोकथाम नहीं हुई तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना। और इसमें हमारे जितने सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में अब लागू हो जाने चाहिए, अब ताकि इनको भी पता चले। अच्छा, एक तो मैंने सुना था कि अब मुझे आइडिया नहीं कि उसमें मुकम्मल अमल भी हो रहा है कि नहीं, कि जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, टिकटॉकर से, जो उनकी व्यूअरशिप थी उसके ऊपर टैक्स लागू किया गया था कि अगर 1000 व्यूज़ होंगे तो उस पर आई थिंक कुछ कोई 150 पौने 200 कुछ इस तरह के रुपीज़ थे जो लागू किए गए थे। आई एम नॉट श्योर कि अब उसको आगे भी कंटिन्यू किया गया कि नहीं, लेकिन ये चीज़ मैंने सुनी ज़रूर थी। सोशल मीडिया के ऑब्वियसली जहाँ पे हम नेगेटिविटी की बात करें, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसके हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखें बच्चे वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें सीखते हैं, या नौजवान जैसे एजुकेशन की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, लोग अपने कारोबार को वहाँ पे बूस्ट करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन हो चुके हैं, इसी सोशल मीडिया का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिविटी को या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव असरात को सामने लेकर आए, या कैसे कोई कैंपेन, कोई अवेयरनेस चीज़ें हम चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ इस पे नाच गाना नहीं है, ये सिर्फ इसमें कोई वल्गर चीज़ें या वल्गर बातें नहीं, आप इस पे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने महविश।
اصل میں گروپنگس اتنی اسٹرانگ کر لینی چاہیے ان سارے انٹرپرینورس کو کہ جن کو پتہ ہو کہ ہماری سب کی مل کی ایک چین بن جائے اور وہ واٹس ایپ کے تھرو اپنے بزنس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے گروپس اوتھینٹک زیادہ ہیں. اور پھر وہاں سے آپ اپنا فیس بک انسٹاگرام جب اس کے اوپر لانچ کرتے ہیں چیزیں تو وہ کنیکٹڈ یہاں سے ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر جوائن ان کرنا آسان ہے, لوگوں تک اچھا آپ کا جو معیار اور پروڈکٹ ہے وہ پہنچانا آسان ہے, اور جو اچھی چیز کی تلاش میں وہ پھر ایسے لوگوں کی اوبیسلی کھوج میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائن گروپس مل جائیں. اوبیسلی تو یہ طریقہ کار ہے جو اسی سوشل میڈیا پہ اچھے کام کر رہا ہے. پیرنٹس کو کس طرح سے اویئر کیا جائے, کیونکہ پیرنٹس نے بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیا ہوا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے, شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا کہ ہم جب کالج آتے تھے, یقین کریں ہمیں فون نہیں دیا گیا تھا, کالج لیول کے تھے, لیکن اب بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہوتے تو ان کے پاس اچھے اچھے فون ہیں. تو پیرنٹس کو بھی نہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, ذرا سوشل میڈیا سے, ٹھیک ہے اگر آن لائن کلاس لینی ہے, کام کے حوالے سے اگر فون یوز کرانا ہے تو ساتھ بیٹھ کے یوز کرائیں, سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھے, کیونکہ یہ جو آن لائن اسٹریمنگ ہو رہی ہے یا جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہے, آٹومیٹکلی بچے کی اٹینشن جو ہے وہاں چلی جاتی ہے. اب بالکل ایسے ہی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ پہلے جو 7 سال بچے کے ہیں نا وہی سب کچھ ہے, پوری لائف اس میں ہے. تو اگر وہ 7 سال جو ہے اپنی پیرنٹس جو ہیں وہ قربان کر دیں کہ وہ اگر خود یوز نہیں کرے, وہ خود استعمال نہیں کرے, اس وقت کریں جب بچہ سو گیا یا آرام کر رہا ہے, تب آپ یوز کر لیں فون. اس کے ساتھ آپ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ آپ خود پارٹیسپیٹ کریں. اس پہ ندا ہم نے کل اس پہ پروگرام بھی کیا, جو ہماری روایتی گیم ہوا کرتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, وہ جس طرح سے کنچے کھیلنا, وہ رسا کشی والے اس طرح کے گیم, وہ پٹھو گرم, کچھ اس طرح کے جو ہماری زور آزمائی والی جس میں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایک روایتی ہمارے جو کھیل ہوتے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے اسی فون اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. بالکل, یہ جب سے آپ کے گیمز آئی ہیں نا, وہ اتنی ڈیجیٹلائز گیمز آ گئیں, ڈیجیٹل بچے آ گئے, ٹھیک ہے, تو ظاہری سی بات ہے اب وہ ایک جو ماں جس نے خود کو ملٹی ٹاسکنگ رکھا ہوا ہے, جی ٹھیک ہے, اب ملٹی ٹاسکنگ رکھا ہے, وہ بچے کے اوپر کس طرح سے کانسنٹریٹ کرے گی. وہ خود بھی فون یوز کر رہی ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور جب خود کہیں جا رہی ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی فون دے دیتی ہے. تو پھر اس کے اوپر تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ 2 سال بعد اس سے اگر کچھ کہیں گے تو وہ آپ کے اوپر ریئیکٹ کرے گا, پھر آپ کی چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہوں گی. تو بہتر یہ ہے چیخے چلائے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ اچھا ٹائم انویسٹ کریں بچے کے ساتھ ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹیز میں, اور جہاں تک اس کی آن لائن کلاسز کا تعلق ہے تو آپ اپنے سامنے ضرور رکھیں کہ وہ واقعی کام ہی کر رہا ہے. کیسے ہم اپنے انفلوئنسرز کا, بلکہ ہر نوجوان کا جو بھی فون یوز کر رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے لیے پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کو دیکھ کے ہمارا بھی دل کرتا ہے اچھا میں بھی اس طرح کی ویڈیوز بناؤں, کیا سا کنٹینٹ ہو, وہی وہ اتنا وائرل ہو رہا ہے یا اتنا کمائی کر رہا ہے, تو وائی ناٹ میں بھی یہ چیزیں کرنا شروع کروں. تو کہیں نہ کہیں دیکھا دکھائی سے بھی یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو ہم اپنی ترجیحات کو یا اپنی سوچ کو کیسے بدلیں کہ یہ جو فیم ہے, یہ جو پیسہ ہے, یہ انسٹنٹ ہے, لانگ ٹرم یہ چیزیں نہیں ہے. تو ایک پیغام کی صورت میں ناظرین کے لیے کچھ فرما دیں اس پہ. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایمان سے دوری ہوتی جا رہی ہے. اب جو ہمارا جتنا نیو جنریشن جو اب نظر آ رہی ہے نا, وہ آپ دیکھ لیں نا ان کو بتانے والے اس طرح کے ہیں کیونکہ ان کی خود کمزوری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو آ رہے ہیں بیچارے ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر جس طرح سے آپ بچے کا پورا سال میں سلیبس کور کراتے ہیں, اس طرح آپ اس کو مسجد کے قریب لے کے جائیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہو کہ ہاں یہ میری ترجیحات ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو اس کے قریب رکھیں گے, اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا ضمیر جو ہے نا وہ بچہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے اس کو پتہ ہوگا یہ چیز میں نے نہیں دیکھنی, یس یہ میں نے دیکھنی ہے. تو اس کی میرے خیال میں بیسک گرومنگ جو ہے نا وہ اللہ کی قربت میں رکھیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, بہت شکریہ ندا آپ کے وقت کا. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بچے کے جو پہلے کچھ سال ہوتے ہیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ زیادہ لگایا جائے, نہ کہ موبائل کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ. جب شروع سے آپ بچے کی تربیت میں یہ چیز ڈال دیں گے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا, اس کی گرومنگ ہوتی جائے گی, اس کو خود پھر معلوم ہوگا کہ مجھے کس راستے کی طرف جانا ہے, کس راستے سے مجھے اوائڈ کرنا ہے. تو ہم جب بعد میں سر پٹکتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے بچے کو سنبھال لیا ہوتا, تو پھر یہ کاش آپ کے کسی کام نہیں آتا. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اگر آپ اس کا پازیٹیو استعمال کر. لیکن رائٹ نو اس کے جو اثرات ہیں وہ سوسائٹی پہ بڑے خطرناک ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنی سوسائٹی کو خود اس کے نیگیٹو اثرات سے بچانا ہے. وہ کیسے؟ چوائس از یورز, آپ خود اس پہ سوچیے. اللہ پاک نے ہم سب کو عقل اور شعور عطا کیا ہوا ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. ہمیں اجازت دیجیے.